नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की इच्छा थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इस चैनल पर पढ़ा जाए, तो सोच विचार करने के बाद मैंने भी इस पर यह निर्णय लिया कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो किसी भी पेपर, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो दिल्ली टीजीटी पीजीटी या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, राजस्थान, एमपी, नीट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं का भी हो, ये बुक जो है एक मील का पत्थर साबित होती है। यानी प्रश्न यहीं से बनते हैं। अधिकतर प्रश्नों को आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ही उठाए गए होते हैं। तो मैंने सोचा कि इस किताब को बिल्कुल जरूरी है चैनल पर होना चाहिए, तो इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ये पहला वीडियो है हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसमें भूमिका को कवर करने की कोशिश किया जाएगा, विषय सूची को कवर करने की कोशिश किया जाएगा और देखते हैं कितना कवर हो सकता है। उम्मीद है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, बड़े हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को क्या किया जाए, कवर किया जाए एक वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो लक्ष्य यही है, शुक्ल की बुक को कंप्लीट कर देना। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप बहुत लाभान्वित होंगे। चलिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास 1930 का दशक मतलब 10 वर्ष की बात कर रहे हैं। जैसे आप ले सकते हैं 1920 से 30, इसको दशक बोलते हैं, ठीक है। तो यही दशक है 1930 का दशक। कह रहे हैं कि 1930 का दशक आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनात्मक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1930 का दशक आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनात्मक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि ये शुक्ल के कथन नहीं है, ये जो भूमिका दी गई है, शुरू की जो भूमिका है इस बुक में, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा ये भूमिका दिया गया है। इसके बाद शुक्ल जी की भूमिका है। तो पहले हम रामस्वरूप चतुर्वेदी की भूमिका जो शुक्ल जी के इतिहास के बारे में दी गई है उसी को पढ़ रहे हैं। लिखते हैं कि एक और कथानक के परंपरागत स्थूल वृत्त प्रेमचंद के हाथों में दृष्टि संपन्न कथा कृतियां बनते हैं, तो दूसरी ओर प्रसाद निराला पंत महादेवी के यहाँ पिछले इतिवृत्तात्मक काव्य वर्णन सूक्ष्म अनुभूति विधान का रूप लेते हैं। जैसे इसी के समानांतर रामचंद्र शुक्ल कवि वृत्त संग्रह को इतिहास बनाते हैं। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के वक्तव्य का आरंभ में यूं करते हैं, यानी उसका आरंभ वो किस प्रकार से करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1838 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसे के पीछे यानी उसके बाद 1889 ईस्वी में डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला।
सन 1913 ईस्वी में सभी समग्र सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सभी लोग मिलकर के, ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों मिश्र बंधुओं ने मिलकर के अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, इसको 3 भागों में प्रकाशित किया। 3 भागों में प्रकाशित किया। तो देखिए, जो यहां से आप देख रहे हैं, यहां से आप जो देख रहे हैं, ये जो पार्ट यहां से लिखा गया है, ये जो पार्ट यहां से लिखा गया है, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके हाईलाइट कर देता हूं। यहां से ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट शुक्ल जी के हैं। ये अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये चीज वो कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या बोले हैं उन्होंने। कवि वृत्त संग्रह भी कहा है, ठीक है। किन की रचनाओं को ये मैंने अलग कर दिया, ये चूंकि शुक्ल जी के कथन है, ठीक है, और उसको हूबहू जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने यहां पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये भूमिका है अभी। चलिए, तो कह रहे हैं कि शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह है। शिव सिंह सेंगर का क्या है? वृत्त संग्रह। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को क्या कहा? वृत्त संग्रह कहा है, ठीक है, वृत्त संग्रह कहा। और ग्रियर्सन को कहते हैं कि ग्रियर्सन का बड़ा कवि वृत्त संग्रह है। यानी जो ग्रियर्सन की जो रचना है, जो इतिहास है, उसको उन्होंने बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा। बड़ा कवि वृत्त संग्रह, देखिए क्रम से, अर्थात शिव सेंगर का थोड़ा छोटा ग्रंथ है, उसके बाद ग्रियर्सन का उससे बड़ा ग्रंथ है, और इनसे बड़ा जो है मिश्र बंधुओं का है। तो मिश्र बंधुओं का जो इतिहास ग्रंथ है, मिश्र बंधुओं का जो इतिहास ग्रंथ है, उसको बड़ा भी कहा और भारी भी कहा है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है, बड़ा भी और भारी कवि वृत्त संग्रह, ठीक है। कवि वृत्त संग्रह तो तीनों को कहा है, लेकिन शिव सिंह सेंगर को केवल वृत्त संग्रह बता दिए। इसके बाद ग्रियर्सन के जो इतिहास ग्रंथ है, उसको बड़ा कवि वृत्त संग्रह बता दिए, और मिश्र बंधुओं का जो था उसे बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह बता दिए, ठीक है। अब आते हैं, यानी वृत्त क्रमशः बढ़ता जाता है। अब कह रहे हैं कि जो ये वृत्त संग्रह है, रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि यानी इससे यही अर्थ निकल रहा है कि जो वृत्त संग्रह है वो क्रमशः बढ़ता जाता है। पहले छोटा था, फिर ग्रियर्सन के यहाँ थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मिश्र बंधु के यहाँ और बड़ा हो गया। कह रहे हैं कि बढ़ता जाता है, जो एक तरह से वृत्त की प्रकृति है, जो एक प्रकार से वृत्त की क्या है? प्रकृति है। इस वृत्त को इतिहास बनाना यह रामचंद्र शुक्ल का काम है। अब कह रहे हैं कि ये केवल वृत्त है, इतिहास नहीं है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि ये केवल वृत्त है, वृत्त की प्रकृति है, और इस वृत्त को इतिहास बनाना रामचंद्र शुक्ल का काम है। उन्होंने इसे इतिहास बनाया। दर्शक से दृष्टा बनना, यही इतिहास लेखन की प्रक्रिया है। दर्शक दृश्यों और घटनाक्रमों को देखता है। दर्शक क्या करता है? जैसे दृश्यों को या फिर घटना को, उनको क्रम से क्या करता है? देखता है। बाहर से दृष्टा इसके साथ साथ उनकी आंतरिक संगति को भी देखता और पहचानता रहता है, यानी पहचानता है। यूं ही रामचंद्र शुक्ल के साथ रचना, आलोचना और इतिहास का विलक्षण तालमेल बनता पहली बार है। कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो है शुक्ल जी जब उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है? ये सब चीजें बनने लगती हैं, यानी आंतरिक चीजें दिखाई देने लगती हैं। और इसी के हिसाब से रामचंद्र शुक्ल ने चाहे उन्होंने अपनी रचना की हो या आलोचना की हो या इतिहास लिखी है, सब विलक्षण तालमेल उनका क्या होता चला गया? बनता चला गया। ये जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं शुक्ल जी के बारे में। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि तब वृत्त संग्रह घटनाक्रम है।
अगर इस हिसाब से देखें तो वृत्त संग्रह क्या है, एक घटना का क्रम है। इतिहास है, दृष्टि है। कह रहे हैं कि तब वृत्त संग्रह घटनाक्रम है, इतिहास है और दृष्टि है। इस प्रसंग में आचार्य शुक्ल ने अपनी दृष्टि का आख्यान इतिहास के आरंभ में ही कर दिया है। कह रहे हैं कि इस चीज को उन्होंने अपने इतिहास लिखने से पहले ही आरंभ में ही बता दिया है, वक्तव्य में कह दिया है। और वक्तव्य में वे क्या कहते हैं, तो शुक्ल जी का अब यहाँ से कथन स्टार्ट होता है। कहते हैं कि मैंने, ये शुक्ल जी ने, अब ये शुक्ल जी का कथन है। अब तक जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी लिख रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा, उनकी हूबहू लाइन उतार रहे हैं। क्या ना कि मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा कर दिया था। ठीक है, अर्थात जब वो पढ़ाते थे बनारस में, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए और शिक्षकों को सुविधा के लिए उन्होंने हिंदी साहित्य का एक कच्चा ढांचा, कच्चा चीठा जो है वो तैयार कर लिए थे। कहना ना, एक कच्चा ढांचा मैंने खड़ा कर लिया था। फिर क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि इसकी तुलना में कुछ ही आगे मूल इतिहास के काल विभाग का प्रवर्तन जिस वाक्य से होता है वह जैसे इतिहासकार के समस्त दर्शन का सार और सूत्र होगा। जैसे गोदान, कामायनी और राम की शक्ति पूजा की ही तरह, जिसका आरंभ अंश हिंदी पाठक की जाति स्मृति का अंग बन गया है। अब आगे देखें, अब क्या पॉइंट बनता है। कह रहे हैं कि जबकि शुक्ल जी का कथन यहाँ पे आता है कि शुक्ल जी कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अब ये बताइए, शुक्ल जी ने गोदान को पढ़ा, उसके बाद कमायनी को देखा, फिर राम की शक्ति की पूजा को देखा, अब फिर जो है शुरुआती रचनाओं को देखा, तो देख करके उन्होंने कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ विचार किया। तो उन्हें लगा कि जब उन्हें लगा कि भाई ये तो जो है, जो साहित्य है, ये जनता जैसे जैसे उनकी जनता की चित्तवृत्ति बदल रही है वैसे वैसे हमारा साहित्य में बदलाव आता चला जा रहा है। तो उन्होंने साफ लिख दिया इसको अनुभव करके कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, यानी बदलाव होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, समझते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये परिभाषा बार बार पूछी जाती है, ये परिभाषा शुक्ल जी ने दिया है। अब आते हैं आगे, और क्या रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि परवर्ती बहुत से इतिहासकारों, यानी इनके बाद, शुक्ल जी के बाद, परवर्ती माने बाद के, तो कह रहे हैं कि परवर्ती बहुत से इतिहासकारों और इतिहासविदों ने अपना अपना इतिहास दर्शन बड़े विस्तार में बखाना है, लिखा है, समझाया है, बताया है। तब उनके यहाँ दर्शन ही दर्शन है, और उनमें देखा जाए तो केवल दर्शन ही दर्शन दिखाई देते हैं, दृष्टि नहीं है, उसमें दृष्टि नहीं है। कौन कह रहा है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि शुक्ल जी के बाद के जो इतिहासकार या इतिहास के विद्वान जो है, अपना अपना इतिहास में दर्शन बड़े विस्तार से, इतिहास दर्शन को बड़े विस्तार से बखाना है। तब वहाँ देखा जाता है कि दर्शन ही दर्शन उनके इतिहास ग्रंथ में दिखाई देते हैं, दृष्टि नहीं दिखाई देती है, और इतिहास भी नहीं दिखाई देता है, केवल और केवल दर्शन ही दर्शन नजर आते हैं। यह बखान एक तरह का स्वशब्दवाच्यत्व दोष है। इतिहास दर्शन तो वह है जो,
कह रहे हैं शुक्ल जी, अरे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, कि अगर इस प्रकार के जो प्रवर्ती जो इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने इतिहास में दर्शन को महत्व दिया, तो कह रहे हैं कि ये जो जो बखान करते हैं, वो जो बात लिखते हैं दर्शन के बारे में, वो इस तरह एक तरह का स्व शब्द वाचत्व दोष है, स्व शब्द वाचत्व दोष है। इतिहास दर्शन तो वह है, इतिहास दर्शन नहीं है वो। इतिहास दर्शन के बारे में कह रहे हैं कि इतिहास दर्शन तो वह है जो इतिहास में से निश्रित हो, जो इतिहास में से निकलता हो। रामचंद्र शुक्ल के यहाँ इतिहास दर्शन और इतिहास के बीच ऐसा ही रिश्ता है, और रामचंद्र शुक्ल के यहाँ इतिहास दर्शन और इतिहास के बीच ऐसा ही रिश्ता है। ये कथन पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रेड वाला जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो लक्ष्य करने की बात है वह वक्तव्य में आए अशिक्षित जनसमूह और काल विभाग के उक्त मंतव्य में जनता शब्द के प्रयोग छाएं। यह भी स्मरणीय है कि आधुनिक काल में पहुंचकर यह प्रयोग एक बार फिर शिक्षित जनता हो जाता है। यानी ये साहित्य पहले देखा जाए तो अशिक्षित जनसमूह के पास है, ठीक है, उसके बाद फिर शिक्षित जनसमूह के पास पहुंचता है। कह रहे हैं कि तब समझना होगा कि इतिहासकार के अनुसार जनता के साथ क्रिया प्रतिक्रिया में सृजनात्मक लेखन होता है। तब ये मुझे समझना होगा कि इतिहासकार के अनुसार जनता के साथ साथ, यानी इतिहासकार लिखने वाले के अनुसार जनता के साथ साथ क्रिया प्रतिक्रिया में सृजनात्मक लेखन होता है। इतिहासकार की रचना शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति के अनुकूल होती है। कह रहे हैं कि इतिहास की जो रचना है वो शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति के अनुकूल होती चली जाती है। यानी जितना वो शिक्षित होगा, ठीक है, जिस प्रकार से शिक्षित होगा उसी के अनुसार वो बदलता हुआ, उसी के अनुकूल बदलता हुआ चला जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के सतत सावधान गद्य प्रयोग का उदाहरण यहाँ आरंभ में ही मिल जाता है। इसके साथ साथ आधुनिक काल के ठीक पहले रीति काल के समापन अंश में इतिहासकार ने इन दोनों के बीच एक तीसरी स्थिति की ओर भी संकेत किया है। कह रहे हैं कि आधुनिक काल के ठीक पहले और रीति काल के जस्ट समापन, जैसे समाप्त हो रहा है रीति काल और आधुनिक काल जैसे स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक तीसरी स्थिति की ओर संकेत किया गया है। शुक्ल जी ने संकेत किया है। साधारण श्रेणी के पाठक ब्रजवासी दास के प्रसंग में लिखा गया है। साधारण श्रेणी के जो पाठक की बात कही गई है। और देखिए इसके बाद यानी एक तीसरी श्रेणी की ओर संकेत कर दिए। अभी कह रहे हैं कि जो ब्रजवासी दास हैं उनके बारे में जब वो शुक्ल जी लिखते हैं तो वहां लिखते हैं कि ये शुक्ल जी का कथन है, लिखते हैं कि पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ, किनका प्रसिद्ध ग्रंथ, ब्रजवासी दास का, कह रहे हैं कि पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रज विलास ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। कह रहे हैं कि साधारण श्रेणी के पाठकों में है, ठीक है, यानी साधारण श्रेणी के, खूब उच्च शिक्षित श्रेणी के बीच नहीं है, साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इनका ये कहने का मतलब। आगे देखें और क्या कह रहे हैं, इससे कुछ और निचले दर्जे का संकेत बाजारी प्रयोग से मिलता है। अब एक तो उच्च शिक्षित व्यक्ति, ठीक है, जो, और एक जो है साधारण श्रेणी के पाठक, एक उच्च श्रेणी के पाठक हो गए, एक साधारण श्रेणी के पाठक हो गए, और फिर एक उससे भी निचले दर्जे का जो है पाठक है जिसको बाजारी शब्द से प्रयोग किया गया है, यानी बाजारी शब्द यूज किया गया है, यानी बाजारी प्रयोग से मिलता है, जो रीति काल के उपसंहार में ग्वाल और बोधा जैसे श्रृंगारिक कवियों के प्रसंग में आता है। जो रीतिकाल के उपसंहार में, रीतिकाल का जो उपसंहार लिखते हैं, रीतिकाल में जो लास्ट में जब उपसंहार लिखते हैं रीतिकाल का, तो वहां पर ग्वाल और बोधा
जैसे श्रृंगारिक कवियों के बारे में यानी उनके प्रसंग में आता है कि यो रचना के साथ भावक वर्ग की प्रकृति की परख इतिहासकार बराबर करता चलता है। आगे देखें, वहीं पर यह प्रसंग आता है, निचले दर्जे को वहां दिखाया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, एक और रोचक प्रसंग यहां सामने आता है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी जो है शुक्ल जी के बुक की भूमिका लिखते हैं और उस भूमिका में वो लिखते हैं कि एक और रोचक प्रसंग यहाँ सामने आता है। लेखक ने अपने वक्तव्य में स्वयं स्पष्ट कर दिया है यानी किया है कि इस इतिहास का बीज रूप उसके द्वारा प्रस्तुत छात्रों के उपयोग के लिए कुछ संक्षिप्त नोट्स में दबा है। कह रहे हैं कि जो मैंने यानी शुक्ल जी जो इतिहास लिखे हैं उसके बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी बताते हैं कि शुक्ल जी ने ये कहा कि जो ये मैंने इतिहास ग्रंथ लिखा है इसका जो बीज है यानी शुरुआती जो रूप है वो अपने छात्रों के उपयोग के लिए मैंने जो कुछ संक्षिप्त नोट बनाया था उसी में इसका बीज दबा है। यह संयोग से कुछ अधिक है कि अपनी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940-30 के दशक की एक और विशिष्ट कृति में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उसका आरंभ अपनी विश्वविद्यालय परिषद विश्व भारती शांति निकेतन पर छात्रों के लिए तैयार नोट्स से बताया है। आप देखेंगे कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं, इतिहास ग्रंथ तो उनका नहीं है, मतलब हिंदी साहित्य का की भूमिका जब वो लिखते हैं तो कहते हैं कि जो हिंदी साहित्य की मैंने भूमिका लिखी है वो भी जो है छात्रों के लिए ही तैयार की है। विश्व भारती शांति निकेतन जो है जो विश्वविद्यालय परिसर है वहाँ के छात्रों के लिए उन्होंने एक नोट्स तैयार किया था। तो उसी का ये जो है कुछ अधिक मतलब थोड़ा विस्तृत रूप है। कौन? हिंदी साहित्य की भूमिका। यानी ये भी जो है छात्रों के लिए लिखे थे, शुक्ल जी ने भी छात्रों के लिए ही लिखा था। फिर कह रहे हैं कि यूं ही हिंदी के दो प्रसिद्ध इतिहास दो अध्यापकों के नोट्स में से स्फुटित हुए। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि ऐसे ही दो प्रसिद्ध इतिहास कौन? हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये दोनों जो इतिहास ग्रंथ आपको दिखाई देते हैं, जो पुस्तक दिखाई देती हैं, ये दो अध्यापकों के नोट से निकले हैं। जो बच्चों के लिए उन्होंने नोट्स बनाए थे वहां से निकले हुए हैं। फिर कह रहे हैं कि हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य पर और अन्यत्र भी और अन्य जगह भी विश्वविद्यालयी आलोचना पद का प्रयोग कुछ अवमानना के अर्थ में होता है, जबकि इन महिमाशाली इतिहासों का स्रोत एकदम उल्टा संकेत देता है। इसका कारण शायद यह हो कि अच्छा अध्यापक स्वयं अपने व्याख्यान में सीखता है। इससे ये बता रहे हैं कि जो अच्छा अध्यापक है वो अपना ही व्याख्यान दे करके अपने ही व्याख्यान से वो क्या करता है, सीखता है कि कहाँ त्रुटि हो गई और क्या सुधार हो सकता था और अच्छी चीजें क्या हो सकती है। तो अपने ही व्याख्यान से सीखता है, खोजता है और रचना भी करता है, रचता भी है। और आलोचना की भी एक तरह से यही प्रक्रिया कही जा सकती है। अच्छा आलोचक होने के लिए यह जरूरी नहीं कि वह अध्यापक हो। अच्छा आलोचक होने के लिए जरूरी नहीं कि वह अध्यापक हो, पर अधिक संख्य अच्छे आलोचक अच्छे अध्यापक भी रहे हैं। पर कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि आलोचक बनने के लिए एक अध्यापक होना जरूरी हो, पर ये जरूर कहता हूं कि अधिकांश अच्छे जो आलोचक हैं वो अच्छे अध्यापक भी रहे हैं। यह देखा जा सकता है, ये चीज देखा जा सकता है। अच्छे पद यहां दोनों स्थितियों में बराबर से सभी प्राय होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी बताते हैं कि इतिहास को लिखने में रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं
जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है, जो अपना मार्ग खुद बनाती चलती है। विशेषतः जबकि साहित्य का इतिहास यहाँ पहली बार व्यवस्थित रूप में कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी, ठीक है, विशेष रूप से जबकि यह साहित्य क्या है, साहित्य का इतिहास ये पहली बार व्यवस्थित रूप में आ रहा है, पहली बार, उसके बावजूद भी अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करता चल रहा है, किसी का अनुसरण नहीं कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि विवेचन में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसे है कि जैसे बड़ा कलावंत अपने गायन में राग को विकसित और अनाविल करने के लिए धीरे धीरे बढ़त करता है, इतिहास के उन्मिलन में आलोचना की यह शैली कितनी उपकारक होती है, यह दिखाने के लिए केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा। प्रसंग एकदम आरंभ का है। प्रसंग जो है, जो उदाहरण ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, कह रहे हैं कि वो जो मैं प्रसंग लिखने जा रहा हूं, इस शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का शुरुआत का ही है। आदिकाल में वीर गाथा काव्य का है। आदिकाल में जब वो वीर गाथा काव्य लिख रहे हैं, वहीं का ये प्रसंग है। लिखते हैं कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है, ये कथन शुक्ल जी का है, अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। कह रहे हैं कि केवल प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे, जन साधारण की बोली में भी गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे, जिन्हें विद्वान लोग क्या समझते रहे होंगे, गंवारू समझते रहे होंगे। यानी जन साधारण के बीच भी कविताएं होती रही होंगी, गीत होते रहे होंगे, दोहे होते रहे होंगे, जिन्हें गंवारू लोग जिन्हें विद्वान लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राज्यसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी, और ऐसी कविताएं थोड़ी थोड़ी या ज्यादा ही मात्रा में धीरे धीरे ये राज्यसभाओं तक भी पहुंचती होगी। उसके बाद आगे की चीजें छोड़ करके फिर वो लिखते हैं कि राजश्रित कवि, जो राज्य में रहने वाले जो कवि हैं, अपने राजाओं के शौर्य और पराक्रम और प्रताप का वर्णन करने के लिए अपने राजाओं के प्रसिद्धि, पराक्रम, प्रताप, शौर्य इत्यादि का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे, और अपनी वीरतापूर्वक उल्लास भरी कविताओं से वीरों को क्या करते थे, उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। यानी जो राज्य दरबार में कवि रहते थे, उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं को रक्षित रहने का जो सुविधा थी, वो मतलब ज्यादा थी। जो गांव के लोग, गंवारू लोग, जिनकी कविताओं को गंवारू कहा जाता है, मतलब गांव के लोग, उनकी कविताएं जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाई, रख रखाव उसका नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं ये राज दरबार में करते थे, तो इनकी रचनाएं सुरक्षित रखी जाती थी। वे राजकीय पुस्तकालयों में रक्षित रहती थी, क्योंकि उस राज्य का पुस्तकालय होता था, उसमें वो सुरक्षित रखी जाती थी। और भाट और चारण जीविका के विचार से इन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। और जो भाट और चारण हैं, वो जीविका के विचार से, जीविका जीने के लिए उन्हें अपने उत्तराधिकारी, जो कवि हैं, उनका जो उत्तराधिकारी, जो उनका पुत्र होगा या जो भी उनका उत्तराधिकारी बनेगा, वो जो है इन कविताओं से अपनी जीविका क्या करेगा, चलाएगा। फिर कह रहे हैं उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा है। कह रहे हैं कि उत्तरोत्तर यानी उसके आगे, बाद में भट्ट और चारणों की जो परंपरा में चलती आ रही जो रचनाएं हैं, उनमें बहुत कुछ फेरफार भी होता रहा। इसी रचित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है।
इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। अब शुक्ल जी ने कहा कि इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया, क्योंकि वीरता पूर्वक जो रचनाएं लिखी गई, जो राज्यसभा में लिखी गई, वही हमको जो है मिल पाई, और जो जनता के बीच जो कविताएं, दोहा या गीत होते थे वो रक्षित नहीं रह पाई, वो मिल नहीं पाई। ठीक है, तो अब जो है ज्यादातर रचनाएं वीरता परक लिखी गई, और इसी के आधार पर जो है उन्होंने वीरगाथा काल प्रारंभिक काल को कह दिया। फिर आगे लिखते हैं कि भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु संवत 704, कह रहे हैं कि इनके उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अन्हलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी। पश्चिम यानी उधर की ही भाषा क्या मानी जाती थी? शिष्ट भाषा मानी जाती थी। चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है या मिलता है, उसका आविर्भाव यानी स्टार्ट, आरंभ उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उस भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत यह साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी। वो आपस में जो है, जितने भी राजपूत थे वो आपस में ही क्या करते थे? लड़ते रहते थे। और कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है किसी आवश्यकता के बस नहीं हुआ करती थी। क्यों हो जाती थी लड़ाई? तो देखिए, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी। कभी कभी तो अपना शौर्य का प्रदर्शन, अपने शौर्य को दिखाने के लिए ऐसे ही लड़ाई मोल ले ली जाती थी। ऐसे ही लड़ जाते थे अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए। और बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। और सारांश यह कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थीं। और बाकी जो भी विचार थे, यानी वीरता के अलावा और जो भी बातें थी, वो सब पीछे पड़ गई थी, यानी वो कम थी, उनकी वैल्यू कम थी। तो ये देखिए शुक्ल जी के ये कथन थे, आपको हमने हाईलाइट करके दिखा दिया। ठीक है, ये जो किस कलर से है? आसमानी कलर से। ठीक है, स्काई कलर। तो इससे हमने शुक्ल जी का कथन हाईलाइट किया। अब आगे देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी और क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देश भाषा काव्य का राजसभा से संबंध, चरणों की मौखिक परंपरा में उन वीर काव्यों का समावेश, मौखिक परंपरा में फेरफार की संभावना से संदिग्ध पाठ, पश्चिम की हिंदू राजधानियां, मुसलमानों के हमले, वहीं की भाषा में वहां के जीवन का चित्रण, यह है। इतिहासकार शुक्ल के अनुसार वीरगाथा या कि चारण काव्य के विकास की कथा उपयुक्त अपेक्षा लंबे उद्धरण की प्रस्तुत करने से यह संभव होता है कि तर्क का एक एक चरण एक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से निकलता दिखेगा, इसलिए पाठक को उस पर चलने में सुगमता होती है। जटिल से जटिल प्रसंग आसानी से हृदयंगम हो जाता है। लेखक को अपने तर्क पर विश्वास इतना गहरा है कि आवेश की उसे अपेक्षा नहीं रह जाती। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार तथ्य आश्रित और तर्क सम्मत रूप से चलता है। यहाँ रामस्वरूप चतुर्वेदी इनके इतिहास लिखने के ढंग को जो है, लिखने की ढंग की प्रशंसा करते चल रहे हैं। ठीक है, प्रशंसा करते हैं कि ये आसानी से जटिल प्रसंग को आसानी से क्या करते हैं? तथ्य पूर्वक समझा देते हैं, तर्क सम्मत, बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर। आगे कह रहे हैं कि इतिहास लेखन में
इतिहास लेखन में व्यवहारिक आलोचना की एक और तरह की परीक्षा होती है। इतिहास लेखन में व्यवहारिक आलोचना की भी एक तरह से क्या होती है, एक और तरह से, दूसरी तरह से परीक्षा होती है। प्रवृत्तियों, कालों या कि रचनाकारों पर स्वतंत्र अध्ययन में आलोचक को बहुत कुछ छूट यह मिली रहती है कि वह आलोच्य विषय या लेखक पर बहुत कुछ स्वतंत्र और निरपेक्ष ढंग से विचार करते हुए उनका मूल्यांकन करता है। पर इतिहास में सापेक्ष मूल्यांकन एक तरह से अनिवार्य पद्धति आवश्यक हो जाती है। सापेक्ष मूल्यांकन, यहाँ हर लेखक और प्रवृत्ति का विवेचन अन्यों के संदर्भ में चलेगा। इस सापेक्ष, क्रमिक और किसी कदर तुलनात्मक विवेचन में आलोचना विवेक का बड़ा सधा रूप अपेक्षित होता है। रामचंद्र शुक्ल अपनी व्यवहारिक आलोचना में भी और इतिहास लेखन में भी इसका बड़ा सटीक परिचय देते हैं। विशेषतः एक प्रवृत्ति के अंतर्गत सक्रिय या कि समकालीन लेखकों के मूल्यांकन में वे दोनों पक्षों के वैशिष्ट्य और उनकी सीमाओं का भी अंकुठ विवेचन करते चलते हैं। इस प्रसंग में हम दो उदाहरणों को उठाएंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि इस प्रसंग में हम दो उदाहरणों को उठाएंगे। एक है सूर तुलसी विषयक, एक जो है सूर और तुलसी के विषय में, जहां हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का पूरा पसरा है। और दूसरे आधुनिक काल में, दूसरा जो हम उठाएंगे वो कहां से उठाएंगे, आधुनिक काल के दो गद्य व्यवस्थापकों का अपना अपना वैशिष्ट आशय, जिनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। इनकी बातें हम उठाएंगे, यानी इन दोनों को लेंगे, आधुनिक काल से और भक्ति काल से हम सूर तुलसी के को लेंगे। ठीक है, तो दो प्रसंग उठाएंगे। ठीक है, तो पहले सूर की बात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि सूर में प्रसंगोद भावना की जो क्षमता है, इसे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, क्या रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, कह रहे हैं कि सूर में प्रसंगोद भावना की जो क्षमता है वह तुलसी में नहीं है। अब देखिए कैसे सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष में कैसे तुलना हो रही है, कैसे आलोचना हो रही है। कह रहे हैं सूर में प्रसंगोद भावना की जो क्षमता है वह तुलसी में नहीं है। अपनी यह मान्यता आलोचक इतिहासकार तुलसी के प्रसंग में भी लिखता है और फिर सूर के संदर्भ में भी लिखता है। तो तुलसी का विवेचन करते हुए वो तुलसी के विवेचन के अंतर्गत शुक्ल जी ने क्या कहा है। अब देखिए शुक्ल जी तुलसी के विवेचन जब कर रहे थे, यानी तुलसी के बारे में जब लिख रहे थे, तो वो किस प्रकार से सूर और तुलसी की तुलना करते हैं। कहते हैं कि प्रसंगों की जो, अब ये जो रेड कलर से यहां मैं कर रहा हूं, ये शुक्ल जी का जो है कथन है। प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। देखिए ये चीजें उन्होंने कहा। जब तुलसीदास की विवेचना कर रहे थे तब सूरदास की बात यहां लिखते हैं, यानी तुलसी के जब बारे में लिख रहे होते हैं वहां पर सूरदास के बारे में थोड़ा सा प्रसंग उठाते हैं। फिर अब कह रहे हैं कि जब सूरदास के बारे में लिख रहे थे, जब सूरदास के बारे में लिख रहे थे, यानी सूरदास के जो प्रसंग की विवेचना कर रहे थे, तो उस समय शुक्ल जी ने तुलसी के बारे में क्या लिखा। उस समय क्या लिखते हैं कि सूर की बड़ी, ठीक है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। कह रहे हैं कि सूर की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। पर तुलसी की विशेषता है उनकी सर्वांगपूर्णता, जो उनकी काव्य भाषा की विविध प्रयोगों में सभी प्रचलित काव्य शैलियों के चयन में और भक्ति पद्धति में द्रष्टव्य होते हैं।
अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि जब तुलसीदास के बारे में लिख रहे थे तो भी सूरदास के बारे में उन्होंने क्या बताया, जब सूरदास के बारे में लिख रहे थे तब भी उन्होंने सूर और तुलसी की तुलना करके वो लिखते हैं, दोनों पर तुलना करते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कहते हैं शुक्ल जी कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। सारांश यह है कि हिंदी का काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास की कैसे वो प्रशंसा या उनकी जो है आलोचना करते हैं कि ऊपर तो जो है सूरदास की उन्होंने आलोचना की, तारीफ की, यानी उनकी जो चीज़ें उनके अंदर जो अच्छे गुण थे उनको प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो चीज़ें इनके यहाँ तुलसीदास में है उसकी उन्होंने कैसे उस प्रसंग को उठाते हैं कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था, बिल्कुल सुर का अवधि पर अधिकार नहीं था, और जायसी का ब्रज भाषा पर अधिकार नहीं था, लेकिन एक कवि है जिसका दोनों पर अधिकार था। ठीक है, और रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित कर लिया था। यह उच्चता किसी को भी प्राप्त नहीं थी, यह उच्चता किसी को प्राप्त नहीं थी। लोक संग्रह का जो भाव उनके अंदर भक्ति का एक अंग बन गया था और कृष्ण उपासक भक्तों में इसी अंग की कमी थी। फिर आगे कह रहे हैं कि यूं स्वतंत्र विवेचन के साथ साथ सापेक्ष दृष्टि बराबर वर्तमान है, यानी हमेशा यानी वर्तमान तक चलती है। आशंसा के अंतर्गत सूर का जो प्राप्य है वह सूर को मिलना है और तुलसी का जो है वह तुलसी को मिलना है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो चीजें सूरदास को जो स्थान मिलना चाहिए, जो तारीफ मिलनी चाहिए, जो प्रशंसा मिलनी चाहिए, जो हक मिलनी चाहिए, ठीक है, वो तुलसी सूर को मिले और जो तुलसी को मिलनी चाहिए वो तुलसी को मिले, ये बात है। फिर कह रहे हैं कि सूर तुलसी के साथ साथ जायसी भी विवेचन क्रम के अनिवार्य विषय हैं। अब तो सूर तुलसी के साथ साथ जायसी भी विवेचन के क्रम में अनिवार्य विषय हैं। इतिहास में दिखाया गया है कि इतिहास में जायसी के बारे में दिखाया गया है। शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत। कह रहे हैं कि जायसी के अक्षय कीर्ति का जो आधार है वो पद्मावत रचना है, पद्मावत है, जिसके पढ़ने से यूं प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। ये शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, कैसे भरा हुआ था। अब आगे कह रहे हैं कि जायसी ग्रंथावली, इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में तुलना और स्पष्ट हो जाती है। जब जायसी ग्रंथावली, शुक्ल जी अपनी रचना जो जायसी ग्रंथावली है उसकी भूमिका लिखते हैं तो उसमें जो है तुलना और स्पष्ट हो जाती है। वो क्या लिखते हैं, यानी जायसी ग्रंथावली में जायसी के बारे में क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। अब ये कथन शुक्ल जी का है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेगा ये कथन। ये कहाँ मिलेगा, शुक्ल जी ने जो जायसी ग्रंथावली लिखी है उसकी भूमिका में ये चीज लिखते हैं कि जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, सीमित है, पर क्योंकि तुलसी के जो क्षेत्र है वो परिमित नहीं है, अपरिमित है, लेकिन इनका जो जायसी का जो क्षेत्र है वो तुलसी की तुलना में परिमित है उनका क्षेत्र, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। पर जायसी के अंदर जो प्रेम वेदना है वो अत्यंत गूढ़ है, यानी वो तुलसी से भी ज्यादा है। अब आगे देखिए, आगे करें कि रामचंद्र शुक्ल का यह आलोचना विवेक जहां, कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का यह आलोचना विवेक जहां उनकी विशिष्ट ग्रहणी क्षमता का संकेत देता है,
वहीं उनके सापेक्ष मूल्य निर्धारण की बुनियादी पात्रता का भी व्याख्या विवेचन मूल्यांकन के पक्ष यूं एक दूसरे में घुल मिलकर पाठकों के मन में आलोचकों की अनिवार्य व्यापक और विश्वसनीयता को प्रतिष्ठित करते हैं। अब तुलना करेंगे। अब तो एक तुलना हो गई तुलसी और जायसी और सूर की। अब जो है उन्होंने कहा था कि दूसरा हम उठाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के प्रसंग खड़ी बोली गद्य के प्रसार काल में आते हैं। ये इन दोनों का प्रसंग जो है कहाँ आता है, जब शुक्ल जी खड़ी बोली गद्य का प्रसार लिखते हैं, प्रसार काल लिखे हैं, ठीक है, खड़ी बोली गद्य के बारे में जहाँ यानी आधुनिक काल जब लिखना शुरू करते हैं वहाँ इन दोनों का प्रसंग दिखाई देता है। यहाँ ध्यातव्य है कि दोनों इतिहासकार के अपने समकालीन हैं। और यहाँ ध्यातव्य कह रहे हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि यहाँ आपको याद दिला दें कि ये दोनों जो लेखक हैं ये दोनों इतिहासकार के समकालीन हैं, यानी ये दोनों उसी समय थे जिस समय इतिहासकार मौजूद था, यानी रामचंद्र शुक्ल के समय के ही ये दोनों हैं। अब आगे, और किसी कदर प्रतिस्पर्धी भी हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धी भी रहे होंगे। तब विशेष बात यह कि उनकी कमियां जैसे निर्भीक भाव से दिखाई गई है उससे कुछ अधिक उत्साह के साथ उनका वैशिष्ट्य और योगदान अंकित हुआ है। कह रहे हैं कि दोनों उसी समय मौजूद है और मौजूद है, फिर भी निर्भीक भाव से उन दोनों की कमियां को शुक्ल जी ने दिखाया है, निर्भीक होकर के पूरा, यानी सामने वो व्यक्ति मौजूद है उसके बावजूद भी उनकी कमियों को जो है निर्भीक भाव से दिखाया गया है। और जो उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं, जो उनके योगदान है, उनके जो विशेष या वैशिष्ट्य है, उसको भी उनको जो है उत्साह के साथ उन्होंने क्या कर दिया है, अंकित किया है, उसको भी दिखाया है। फिर कहना है कि गद्य साहित्य का प्रसार प्रकरण के आरंभिक अंश में गद्य व्यवस्था के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के समग्र योगदान पर टिप्पणी करते हैं। और शुरुआत में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान का टिप्पणी करते हैं और शुक्ल जी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। ये कथन शुक्ल जी का है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहे हैं। फिर क्या कहते हैं, पर स्वयं उनके अपने लेखन का मूल्यांकन कुछ दूसरे ढंग का है। कवि और कविता कैसे गंभीर विषय हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। अब कह रहे हैं कि जब शुक्ल जी अपना मूल्यांकन करते हैं, खुद का मूल्यांकन करते हैं कवि और कविता, ठीक है, कवि और कविता के अंतर्गत, तो वो लिखते हैं कि कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं है, इसे बताने या कहने की आवश्यकता नहीं है, पर इस विषय की बहुत मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं, यानी बहुत लोगों ने कही हैं। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने पर, अगर हम द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ें, उनके लेखों को पढ़ें, उनके निबंधों को पढ़ें, तो पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है, ऐसा मालूम होता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिखा है, ठीक है, बहुत मोटी अक्ल मतलब बच्चों के लिए लिखा है, इस प्रकार का लगता है। फिर क्या कह रहे हैं कि अब यह आचार्य शुक्ल के अपने पाठकों पर है कि वे देखें कि यहाँ व्यंग द्विवेदी जी के पाठकों पर है
कि स्वयं लेखक पर श्याम सुंदर दास का विवेचन इस प्रकार है। श्याम सुंदर दास का विवेचन इस प्रकार है कि आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखी पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया। शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें लिखी, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्य आलोचन भी अपनी लिखी या संकलित की है। अब कह रहे हैं शुक्ल जी कह रहे हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी बता रहे हैं कि शुक्ल जी जब श्याम सुंदर दास के बारे में लिख रहे हैं, जब अपने बारे में लिखते हैं तो अपनी तुलना जब श्याम सुंदर दास से करते हैं तो श्याम सुंदर दास को कहते हैं कि उनकी रचनाएं ऐसी हैं, उनके लेख ऐसे हैं कि जैसे मानो मोटे अक्ल वाले के लिए लिखे हैं। लेकिन जब वो श्याम सुंदर दास के बारे में लिखते हैं तो उनकी तारीफ करते हुए लिखते हैं कि आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। किसकी लेखनी ने? श्याम सुंदर दास को कह रहे हैं कि बाबू साहब यानी बाबू श्याम सुंदर दास ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें उन्होंने लिखा, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्य आलोचन। ठीक है, या तो लिखी या तो फिर संकलित की। आलोचना में कह रहे हैं कि आलोचना में काकू का ऐसा साधा प्रयोग अन्यत्र कठिनाई से देखने सुनने को मिलेगा। मूल भाव यह है कि इन दोनों लेखकों का योगदान व्यवस्था के क्षेत्र में जैसा है वैसा विवेचन के क्षेत्र में नहीं है। व्यवस्था के क्षेत्र में जैसा है वैसा विवेचन के क्षेत्र में नहीं है। ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि ये जो दोनों लेखक हैं इनका योगदान व्यवस्था के क्षेत्र में जैसा है वैसा विवेचन के क्षेत्र में नहीं है। इतिहास के संदर्भ में आलोचना विवेक का एक प्रकरण और लेकर हम इस प्रसंग को पूरा करेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि एक प्रसंग लेकर के और जो है आलोचना विवेक का प्रकरण हम क्या कर देंगे, पूरा करेंगे। यह प्रकरण हिंदी साहित्य का इतिहास से नहीं, यह प्रकरण हम हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं लेंगे। कहाँ से कह रहे हैं कि उनके प्रसिद्ध इंदौर अभिभाषण से है। ये प्रसंग हम कहाँ से उठाएंगे? जो उन्होंने इंदौर में जो भाषण दिया था वहां से लेंगे। कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन की साहित्य परिषद की अध्यक्ष पद से दिया हुआ यह ऐतिहासिक अभिभाषण जो 1935 में दिया गया था, जो बाद में काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जो बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है कि काव्य में अभिव्यंजनावाद, ठीक है, ये अभिभाषण है। यह अभिभाषण 1935 में दिया गया था। तो कहाँ दिया गया था? इंदौर में। तो जो 1935 में इंदौर में जो है एक अभिभाषण दिया गया था, जब वो इंदौर अधिवेशन की साहित्य परिषद के अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने भाषण दिया था। उसी भाषण को काव्य में अभिव्यंजनावाद नाम से क्या कर दिया गया? प्रकाशित किया गया। फिर कह रहे हैं साहित्य परिषद के इन अभिभाषणों में एक प्रथा यह रही कि भाषणकर्ता अपना मूल विवेचन करने के साथ साथ हिंदी साहित्य की पिछली गतिविधियों और प्रकाशित कृतियों पर भी अपने विचार व्यक्त करता है। आचार्य शुक्ल के इस अभिभाषण में मूल विवेचन काव्य में अभिव्यंजनावाद कुछ ऐसी ही ख्यात हुआ कि उनका यह कालक्रमिक साहित्यिक सर्वेक्षण एक तरह से पाठकों की आंख से कुछ ओझल जैसा हो गया। इस सर्वेक्षण में उस समय के और बाद के भी 2 शीर्षस्थ रचनाकार जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद पर आलोचक की तुलनात्मक टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण और भावी मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देशक है। तो यहाँ आपने देखा कि जो काव्य में अभिव्यंजनावाद रामचंद्र शुक्ल का जो लेख है जो प्रकाशित हुआ, ये 1935 में इन्होंने इंदौर से एक भाषण दिया था।
उसी भाषण को प्रकाशित किया गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि तुलनात्मक टिप्पणी जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, ठीक है, पर भी भावी मूल्यांकन की दिशा में निर्देश करते हैं कि दोनों के वैशिष्ट्य के अत्यंत संक्षेप में परख करते हुए वह अंश इस प्रकार पहले प्रकरण नाटक का है वहां लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यानी जयशंकर प्रसाद पर फोकस करते हैं। क्या लिखते हैं कि यह देखकर मुझे अत्यंत आनंद होता है। शुक्ल जी कहते हैं कि यह देखकर मुझे अत्यंत आनंद होता है कि प्रसाद जी के नाटकों में इस प्रकार के विकास के पूरे लक्षण मिलते हैं। मेरे देखने में अच्छे सामाजिक नाटकों का अभाव अभी बना है। इसके लिए प्रसाद जी से न कहूँगा। जिस ऐतिहासिक क्षेत्र को उन्होंने लिया है उसी के भीतर उन्हें अपनी प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास करना चाहिए। ये शुक्ल जी का कथन है जयशंकर प्रसाद के बारे में। कह रहे हैं कि यह देखकर मुझे अत्यंत आनंद होता है कि प्रसाद जी के नाटकों में इस प्रकार के विकास के पूरे लक्षण मिलते हैं। मेरे देखने में अच्छे सामाजिक नाटकों का अभाव अभी भी बना हुआ, यानी अभी तक जो है अच्छे सामाजिक नाटक हमको देखने को नहीं मिले हैं। पर इसके लिए प्रसाद जी से न कहूँगा, पर इसके लिए मैं सामाजिक नाटक लिखने के लिए प्रसाद जी से नहीं कहूँगा। जिस प्रकार के वो ऐतिहासिक क्षेत्र को उन्होंने अपने नाटक में लिया है उसी के भीतर यानी इतिहास के भीतर रह करके ही उन्हें अपनी प्रतिभा का उत्तरोत्तर मतलब आगे विकास करना चाहिए। फिर कह रहे हैं उपन्यास के क्षेत्र में अब क्या कहते हैं? उपन्यास के क्षेत्र में जब कहेंगे तो किसके बारे में कहेंगे? प्रेमचंद के बारे में। फिर प्रसंग उपन्यास का है। यहाँ केंद्र में है प्रेमचंद। यहाँ प्रेमचंद जी को केंद्र में रखते हुए शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि यह सर्वेक्षण इस प्रकार चलता है। कहते हैं कि वर्तमान सामाजिक जीवन के विविध पक्षों और अंतर्वृत्तियों की बड़ी परख प्रेमचंद जी को मिली है। कह रहे हैं कि वर्तमान सामाजिक जीवन के विविध पक्षों और अंतर्वृत्तियों की बड़ी परख किसको मिली है? प्रेमचंद जी को मिली है। उन्होंने हिंदी के उपन्यास क्षेत्र को जगमगा दिया। वे हमारे गर्व और गौरव के कारण हैं। हमारे गर्व और गौरव के जो कारण है वो कौन है? प्रेमचंद है। मेरे देखने में उत्कृष्ट कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव ज्यों का त्यों बना है। अब कह रहे हैं कि अब ये सामाजिक उपन्यास लिख रहे हैं, तो जब सामाजिक उपन्यास लिख रहे हैं तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमारे नजर में, ठीक है, अभी उत्कृष्ट कोटि के जो ऐतिहासिक उपन्यास है उसका अभाव मिल रहा है। नहीं, अभी तक जो है अच्छा ऐतिहासिक उपन्यास अभी मुझे देखने को नहीं मिला है। यदि जयशंकर प्रसाद जी इस ओर भी ध्यान दें तो इस अभाव की पूर्ति बहुत अच्छी तरह हो सकती है। यदि जयशंकर प्रसाद जी, क्योंकि इतिहास की ओर जुड़े हुए, इतिहास से वो नाटक लिखते हैं इतिहास को उठा करके, तो कह रहे हैं कि यदि प्रसाद जी इस ओर ध्यान दे दें तो ये अभाव की क्या हो सकती है? पूर्ति हो सकती है। पूरे सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह है कि अब रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि अगर पूरे सर्वेक्षण, इन दोनों बातों का अगर हम निष्कर्ष निकालें, ठीक है, तो यह निकलेगा कि ऐतिहासिक नाटकों का क्षेत्र प्रसाद जी का है और सामाजिक उपन्यासों का प्रेमचंद का है। तो रामचंद्र शुक्ल के जिस आलोचना विवेक का प्रमाणीकरण प्रवर्ती इतिहास करता है, और यह संभावना तब प्रकट की गई जब प्रेमचंद के गोदान तथा प्रसाद के कमायनी और इरावती जैसी शीर्षस्थ कृतियां अभी प्रकाशित होने को हैं। यानी ये संभावना तब प्रदर्शित की गई थी, ये बात तभी रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया था जब अभी गोदान लिखा नहीं गया था। ठीक है, गोदान अभी लिखा नहीं गया था क्योंकि गोदान तो 36 में आया, और ये इतिहास ग्रंथ शुक्ल जी ने कब लिखा था? तो इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखा था 29 में। और फिर कह रहे हैं कि कमायनी भी अभी लिखी जानी
बाकी थी प्रसाद की, और इरावती भी लिखी जानी बाकी थी। तो ये जो उनकी जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं इन दोनों लेखकों की, वो दोनों रचनाएं जो है इन दोनों लेखकों की जो जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ रचनाएं हैं वो लिखी नहीं गई थी, अभी प्रकाशित नहीं हुई थी। तभी इन दोनों की इस प्रकार से उनकी जो है तुलना या समीक्षा कर रहे हैं शुक्ल जी, यानी कितनी ख्याति है उस समय। फिर कह रहे हैं कि इस आलोचना के विवेक में आचार्य शुक्ल का इतिहास दर्शन बड़े परिष्कृत और प्रौढ़ रूप में विकसित हुआ है, जो अलग अलग से उतना कहा नहीं गया जितना कि स्वतः इतिहास लेखन में से उद्भूत होता है। जैसा कि सहृदय और संवेदनशील इतिहासकार ने यहाँ भी अपने को स्वशब्द वाचत्व दोष से बचाया हो। इतिहास दर्शन का आख्यान तो जैसा संकेत किया गया है, इतिहास के ठीक उपादुघात में ही हो गया है। जैसे जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, जो ये वाक्य से शुरू होता है उसी की बात कर रहे हैं, लगभग आधे पृष्ठ में यह प्रसंग पूरा हो जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, वो स्टार्ट होता है किस शब्द से, किस वाक्य से, कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, यहां से स्टार्ट होता है। और लगभग ये जो प्रसंग है ये आधा पृष्ठ में पूरा होता है, जो दर्शन के फिर 630 पृष्ठों के सुदीर्घ इतिहास में नाना रूपों में पल्लवित होता दिखाई देता है। भारतीय परंपरा का दर्शन है, अनुभूति के स्तर पर, न कि पाश्चात्य परंपरा का ज्ञान, प्रेम और फिलॉसफी है। कह रहे हैं कि ये पाश्चात्य परंपरा का ज्ञान और प्रेम और फिलॉसफी नहीं है, ये भारतीय परंपरा का दर्शन है जो शुक्ल जी ने अपने इतिहास में प्रदर्शित किया है। आ जाइए, अपनी प्रारंभिक उपपत्ति, कह रहे हैं कि अपने प्रारंभिक उपपत्ति में इतिहासकार ने बताया है कि साहित्य क्या है? हाँ, बताया है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, ये कथन ऊपर आया था, फिर दोहरा दिया गया। फिर कह रहे हैं कि इस सामंजस्य को दिखाने में आचार्य शुक्ल का इतिहास और आलोचना कर्म निहित है। इस प्रसंग में लेखक ने जनता और शिक्षित जनता को जहां और जैसे विभक्त किया है उसका कुछ विवेचन हम कर चुके हैं। इसी क्रम में इतिहासकार विशेषतः मध्यकाल के संदर्भ में जनता और दरबार के बीच महत्वपूर्ण विवेक करता है, और यह स्मरणीय है कि अनेक साहित्य इतिहासकारों ने सामान्य इतिहास लेखन के समानांतर इतिहास को भी राजा महाराजाओं, शाही वक्त और शासन पद्धतियों के क्रम में व्यवस्थित करना चाहा है। एलिजाबेथियन युग, विक्टोरिया युग या कि सामंत काल, कुछ ऐसे ही नामकरण हैं। इस गहमा-गहमी के बीच रामचंद्र शुक्ल बराबर अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब जब रामचंद्र शुक्ल इतिहास लिख रहे थे उस समय जो है नामकरण हुए थे। नामकरण उनको कैसे मिल रहे थे? एलिजाबेथियन युग मिल रहा था, विक्टोरिया युग नाम मिल रहा था, सामंत काल में कुछ इस तरीके की जो है शासन पद्धतियों के आधार पर जो नामकरण किए गए। उसके बावजूद भी इनकी गहमा-गहमी चल रही थी, उसके बावजूद रामचंद्र शुक्ल अपनी प्रतिज्ञा पर कायम थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि साहित्य का विकास जनता की चित्तवृत्तियों से जुड़ा हुआ है, इसी पर वो अड़े थे। और इस प्रसंग के सबसे निभ्रांत विवेचन का रीतिकाल से भिन्न और क्या उपयुक्त अवसर होगा, जबकि एक बड़ी संख्या में कवि किसी न किसी रूप में राजाश्रित थे। सबसे ज्यादा संख्या में किसी न किसी रूप से कवि जो है राज्य के दरबार में यानी राजाश्रित कवि थे। तब रीतिकाल का सामान्य परिचय पूरा करते और इस प्रकरण का समापन करते हुए इतिहासकार लिखता है कि, यानी रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने
अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता राजाओं और महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मठता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। अब देखिए जो है यहाँ जनता को दोष नहीं देते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस काल में रस को विचार से अगर कोई इसे श्रृंगार काल कहना चाहता है तो वो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुत सारे कवियों ने अश्लीलता के सीमा तक पहुंचा दिया था, और इसका कारण जनता की रुचि नहीं थी कि जनता इसमें इंटरेस्ट लेती थी, इसलिए जो है श्रृंगार वर्णन ज्यादा किए गए। ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? कह रहे हैं कि आश्रयदाता जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनके दरबार में वो कवि हुआ करता था, वो राजा महाराजा रुचि लेते थे, और जिनके लिए कर्मठता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। फिर कह रहे हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यहाँ जनता और राज दरबार की रुचि के बीच गुणात्मक अंतर को आचार्य शुक्ल के ही एक प्रिय प्रयोग के सहारे कहें तो बड़ा ठिकाने से रेखांकित कर दिया गया है। अंतिम वाक्य के उत्तरार्ध में व्यंग अधिक है या फिर विषाद अधिक है, या ठीक ठाक कह पाना मुश्किल है। यह ठीक ठाक कह पाना मुश्किल है। कह रहे हैं कि जो अंतिम वाक्य के जो उत्तरार्ध है, यानी अंतिम वाक्य का जो उत्तरार्ध मतलब आधा के बाद का जो हिस्सा है, उसमें व्यंग अधिक है या विषाद अधिक है, यह ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है। कह रहे हैं कि पूरे इतिहास प्रवाह में चलने वाले इस आलोचना विवेक की सीमा आती है, वहां जहां आलोचक आधुनिक काल में पहुंचकर पाठकीय अर्थ आक्षेप और सहृदय अर्थ व्याख्या के अंतर को धूमिल कर देता है। संदर्भ छायावादी काव्य का है, और संदर्भ यानी कहाँ से उठा रहे हैं? कह रहे हैं कि छायावादी काव्य से। एकदम नई उभरती इस काव्यधारा की बड़ी अंतर्दृष्टि और सहानुभूति तथा पूरे आत्मविश्वास के साथ इतिहासकार आलोचक विवेचना करता है। कुछ सामान्य प्रवृत्तियों और परिशीलन करते हुए इस काव्य विधान के मर्म क्षेत्र में प्रयोग करता है। वो कह रहे हैं कि शुक्ल जी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अभी उसी समय जब ये छायावाद चल रहा था, उसी समय वो लेखक थे, तो ये जो प्रवृत्ति थी बिल्कुल उस समय नई थी। अभी छायावाद की जो प्रवृत्ति थी वो बिल्कुल नई थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने धैर्य और सहानुभूति और आत्मविश्वास के साथ जो है उसका आलोचना करते हैं, यानी आलोचक उसकी विवेचना करते हैं। कह रहे हैं कि नए ढंग के लाक्षणिक अप्रस्तुत विधान, प्रकृति चित्रण और गीतात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने के बाद वह छायावाद की सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया में बैठता है। यहाँ उसका आलोचनात्मक असंतोष उजागर होता है। वह लिखता है, शुक्ल जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसको उन्होंने प्रदर्शित किया कि वह लिखता है कि जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं, उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। अतः कहीं कहीं व्यवहारिक शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अस्पष्ट रह जाते हैं। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है, जैसे नीचे की पंक्तियों में। अब यहाँ रामस्वरूप चतुर्वेदी दिखाते हैं कि फिर उदाहरण स्वरूप प्रसाद की लहर की 4 पंक्तियों को वो लिख करके दिखाते हैं, उद्धृत करके उनकी व्याख्या की जाती है। यहाँ आलोचकीय असंतोष विवेच्य काव्य की तरह सूक्ष्म है, जो आक्षेप प्रयोग से व्यंजित होता है, जिसे आज के लक्षणा में हम अति व्याख्या कहना चाहते हैं। आधुनिक खड़ी बोली में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के बाद वस्तुतः छायावादी काव्य से ही अर्थ सघनता और अर्थ की विविध स्तरों की टकराहट आरंभ होती है। यह प्रक्रिया काव्य दोष नहीं, आधुनिक काव्य वैभव है। फिर कहते हैं कि एप्सन के प्रयोग में चाहे तो अर्थ संदिग्धता कह लें, वहीं पाठकीय सक्रियता अपेक्षित होती है, और अर्थ व्याख्याता क्षमता के रूप में इस अर्थ व्याख्याता की फिर अपने सीमांत हैं, जहां से
अतिव्याख्या का क्षेत्र आरंभ हो जाता है, जो अवश्य भावुक आलोचकों के लिए वर्जित प्रदेश है। पर इस संदर्भ में जोड़ना होगा कि कभी कभी अचरज होता है, इस सीमा को समझकर नहीं, यह देख कर कि अचरज होता है कि पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से छायावाद रहस्यवाद पर कटु प्रहार करने वाले 10 कवित्वों की माला, जिन्हें कवि ने अन्यंत्र दंड प्रहार बताया है, ये दंड के प्रहार से लगेंगे तुझे। आलोचकीय टिप्पणी के साहित्य लिखने वाले कैसे छायावाद की इतनी सूक्ष्म स्तर पर सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है। फिर कह रहे हैं कि इतिहास अपने अंतिम चरण में स्वभावतः लेखक के समकालीन दौर में पहुंचता है, और धीरे धीरे इतिहास जो है लेखक के समकालीन दौर में पहुंच जाता है, जिस समय लेखक मौजूद है। यहाँ कठिनाई आती है कि निकट दृष्टि की अंतर्विहीन दृष्टि की अपनी सीमा होती है। यहाँ कठिनाई ये आती है कि निकट दृष्टि की कठिनाई आती है कि अंतराल विहीन, कि उसमें कोई अंतराल नहीं है, ठीक है। तो अंतराल विहीन दृष्टि की अपनी भी कोई सीमा होती है। फिर एक दूसरी व्यवहारिक कठिनाई यह आती है कि व्यक्तिगत निकटता यानी उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति की वो आलोचना कर रहे होंगे उनसे उनकी निकटता भी होगी। आचार्य शुक्ल इतिहास और समकालीन के इस हल्के द्वंद्व के प्रति स्वयं सजग थे, और इस द्वंद्व से वो जो है स्वयं सजग थे। प्रथम संस्करण के वक्तव्य में वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले ही लिख देते हैं कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था, पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़ा बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया है। यानी वो उसी समय के लेखक थे, उन पे अब कहाँ कमी दिखाएं, कहाँ न दिखाएं, कहाँ उनकी प्रशंसा करें, इस चीज को ध्यान में रखते हुए डरते डरते थोड़ा बहुत विवेचन किया गया है। शुक्ल जी ये बात कहते हैं, यानी पूरा नहीं किया गया है। इसका मतलब कह रहे हैं यहाँ जी न माना कि उक्ति में इतिहासकार के अंतर्द्वंद का बड़ा मार्मिक और सात्विक रूप झलक रहा है, कि उनके मन में जो है जो अंतर्द्वंद है वो साफ दिखाई दे रहा है इस उक्ति से। समकालीन साहित्य के प्रति दायित्व भाव एक और उनका दायित्व था कि भाई समकालीन साहित्य के बारे में भी लिखना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व बनता है, ठीक है। तो ये एक भाव तो ये एक और था, और दूसरा सहयोगी लेखकों की अनिश्चित प्रतिक्रियाओं का डर भी था कि अगर कुछ बुरा हो गया तो उनकी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, इसका भी डर था। और इनके बीच इतिहासकार का अपना दायित्व बोध ही विजयी होता है, और इन दोनों द्वंद्वों के बीच लेखक का जो अपना दायित्व था वही विजय होता है, वही जीतता है, और वो लिखना शुरू कर देता है। फिर अगले संशोधित और प्रवर्धित संस्करण तक उसका मनोबल इस प्रसंग में और बढ़ जाता है, और जब दूसरी बार जब ये संशोधित और प्रवर्धित संस्करण जब दूसरा लिखा जाता है उस समय लेखक का मनोबल और बढ़ जाता है। और अब मुख्य संदर्भ में नवविकसित छायावाद का, जिसके स्वरूप को लेकर तब तक बहुत कुछ अनिश्चित बना हुआ था, यहाँ इतिहासकार का विवेचन वैसे ही अंतर्दृष्टिपूर्ण है जैसा कि भक्ति काल का वह पहले कर आया है। यूं मध्ययुगीन और आधुनिक काव्य के बीच एक संतुलन बनता है जो आचार्य शुक्ल के इतिहास की बनावट को पूर्ण कर देता है। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि इस संस्करण की भूमिका में अब पिछला डर समाप्त होकर एक नए आत्मविश्वास का स्वर उदित होता है। कह रहे हैं कि जब ये दूसरा संस्करण लिखते हैं तो पिछली बार जो डर रहे थे वो डर समाप्त हो जाता है और आत्मविश्वास उनके अंदर आ जाता है, जहां इतिहास और आलोचना एक दूसरे के सहयोगी भूमिका में आ गए हैं। लेखक कहता है, रानी रामचंद्र शुक्ल का कथन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि लेखक कहता है कि इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिसे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। अब उसमें कोई कहीं भी कमी नहीं है।
यानी दूसरे संस्करण में वो स्पष्ट लिख देते हैं कि अब डर नहीं है, अब पूरा मैंने विवरण दे दिया है। यहाँ आलोचनात्मक विवरण कहकर उसने स्पष्ट कर दिया है कि इतिहास में आलोचना की सीमित संभावना ही है। मूल वक्तव्य में वह पहले कह चुका है कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। कह रहे हैं कि इतिहास की पूरी पुस्तक में किसी भी कवि की पूरी क्या अधूरी भी आलोचना नहीं हो सकती, नहीं आ सकती है। यदि किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो मैं स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा, लेकिन इतिहास ग्रंथ में आप चाहें कि किसी कवि या लेखक के का हम पूरी आलोचना कर दें तो नहीं हो पाएगा। यो इतिहास की व्याख्या में समकालीन साहित्य का योग और इसके पीछे आलोचना की भूमिका को भले संकेत में स्पष्ट कर दिया गया है। इससे आचार्य शुक्ल के इतिहास परिकल्पना पर प्रकाश पड़ता है, जहां व्यापक शोध और सूक्ष्म आलोचना विवेक का समन्वय हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जहां तक सामायिक साहित्य का संबंध है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उसके साथ साथ आगे बढ़ा है। इस विकास क्रम की रोचक और गहन समीक्षा बच्चन सिंह तथा समीक्षक ठाकुर ने अपने अपने अध्ययन में प्रस्तुत की है। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए बच्चन सिंह 1989 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया, समीक्षा ठाकुर 1996 में इतिहास में आधुनिक काल की विविध प्रकरणों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि इतिहासकार ने 30 के दशक को लगभग पूरा समेटा है। गद्य के प्रसंग में वह आज समाचार पत्र की अक्टूबर 1939 में प्रकाशित एक टिप्पणी की भाषा व्यवस्था की दृष्टि से समीक्षा करता है। यो लेखक का इतिहास उसकी जीवनावधि के साथ तक चला है, जबकि 1940 में उसका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ। अब कह रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण कब प्रकाशित हो रहा है? 1940 ईस्वी में। कह रहे हैं कि कहना न होगा, इस अवधि में वह छायावाद युग की श्रेष्ठतम रचनाओं का आकलन करता है और उसी अवधि में छायावाद की जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं उनका भी आकलन वो कर देता है, जिनमें पल्लव, सुमित्रानंदन पंत की पल्लव, झरना, आंसू कमायनी जयशंकर प्रसाद की और तुलसी निराला की, निहार रश्मि महादेवी वर्मा, गोदान प्रेमचंद की और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की और चंद्रगुप्त दुर्सामनी प्रसाद के नाटक सम्मिलित है। इन सभी की वो क्या करता है? सभी रचनाओं का आकलन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुख्य संदर्भ में यदि छायावादी काव्य है तो यह हर दृष्टि से उचित है, जिसका नई काव्य प्रवृत्ति के अनुरूप सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया पर केंद्रित पहला व्यवस्थित और सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन उसने प्रस्तुत किया। यहाँ भी अपनी मान्यता के अनुरूप कामायनी और तुलसीदास के नए प्रबंध विधान में उसका अध्ययन अधिक गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा की आलोचनात्मक चर्चा भर नहीं है, केवल इन लोगों की आलोचनात्मक चर्चा ही नहीं किए हैं, उनकी अनेक काव्य पंक्तियों से भावुक टकराहट और व्याख्या का सीधा प्रयत्न आलोचक या इतिहासकार ने किया है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने किया है। यो इस नई तथा अपेक्षया सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया को प्रशस्त करने का साहसिक रचनात्मक उपक्रम हर दृष्टि से सराहनीय है और इतिहास की विशिष्ट आलोचनात्मक उपलब्धि है। एक रोचक तथ्य इस प्रसंग में यह है कि आधुनिक काल में पहुंचकर लेखकीय वृत्तों के अंतर्गत इतिहासकार रचनाकारों की जाति का उल्लेख नहीं करता। यो व्यक्तिगत प्रसंग ही वहाँ बहुत कम है, जबकि प्राचीन और मध्यकाल में कवियों लेखकों की समुचित जानकारी देने के लिए ये ब्यौरा उपयोगी
हो सकते हैं। यहाँ रामस्वरूप चतुर्वेदी बताते हैं कि लेखक जब आधुनिक काल में पहुंचता है तो आधुनिक काल के कवियों की जातीयता के बारे में वो उल्लेख नहीं करता है। व्यक्तिगत जो उस लेखक की व्यक्तिगत जो जानकारी है उसकी वो व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि आदिकाल मध्यकाल में आप इस चीज को देख सकते हैं कि वहाँ उनके जीवन के बारे में उनकी व्यक्तिगत उल्लेख भी शुक्ल जी करते हैं। फिर कह रहे हैं छायावाद के प्रसंग में यदि सुमित्रानंद पंत को उसके नेतृत्व का श्रेय दिया गया है। कह रहे हैं कि छायावाद के प्रसंग में शुक्ल जी ने सुमित्रानंद पंत को छायावाद के नेतृत्व का श्रेय दिया है, तो इसका बड़ा सांगोपांग और ऐतिहासिक क्रमानुकूल सतर्क विवेचन इतिहासकार ने प्रस्तुत भी किया है कि क्यों मैंने उनको जो है नेतृत्व छायावाद का नेतृत्व दिया है। विवेचन का मुख्य बिंदु जैसा संकेत किया गया है यह है कि जयशंकर प्रसाद आयु क्रम और काव्य प्रकाशन दोनों दृष्टि से ज्येष्ठ हैं। देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद आयु और क्रम में और काव्य के प्रकाशन कविता लिखने के संदर्भ में भी इन सभी दृष्टि से वो ज्येष्ठ यानी बड़े साबित होते हैं। तब छायावाद का प्रवर्तन प्रसाद या झरना 1918 से माना जाना चाहिए या कि सुमित्रानंद पंत के पल्लव 1926, यहाँ लिखा गया 1926 चूंकि 28 में प्रकाशित हुई थी। फिर कह रहे हैं कि इतिहासकार का तर्क क्रम कुछ इस प्रकार है। यह ठीक है कि झरना का प्रथम संस्करण पल्लव के पहले प्रकाशित हुआ, पर झरना का काव्य वैशिष्ट दूसरे संस्करण में आता है जिसका प्रकाशन पल्लव के बाद हुआ। स्वयं लेखक के शब्दों में झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 31 रचनाएं नई जोड़ी गईं, जिनमें पूरा रहस्यवाद अभिव्यंजनावाद का अनूठापन व्यंजक चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। विषाद बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं के पीछे यानी जोड़ी गई रचनाएं हैं, यानी बाद में जोड़ी गई हैं, जो पहले संस्करण में नहीं थी। इस द्वितीय संस्करण में ही छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप से दिखाई पड़ी। इसके पहले श्री सुमित्रानंद पंत का पल्लव बड़ी धूमधाम से निकल चुका था। इस विषय में रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिमाण में सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं। यहाँ रामस्वरूप चतुर्वेदी बताते हैं कि शुक्ल जी जो है पल्लव को क्यों महत्व देते हैं, पल्लव को ही क्यों श्रेष्ठ मानते हैं कि यही छायावादी रचना है, यहीं से छायावाद आरंभ होता है, यही जो है छायावाद का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा वो क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं जबकि झरना जो है उनसे पहले 1918 में आ चुकी थी। तो उनका कहना ये है कि जब 1918 में झरना प्रकाशित हुई उसमें जो है वो कविताएं नहीं थी जिससे छायावाद में या छायावाद का गुण या रहस्यवाद जो छायावाद में जो पाया जाता है उस टाइप की रचनाएं उस समय झरना में नहीं थी। जब झरना का जब दूसरा संस्करण आया जो पल्लव के बाद आता है, उसमें जो है उसमें रहस्यवादी रचनाएं या छायावादी रचनाओं को जोड़ दिया गया, तब झरना जो है छायावादी रचना बन पाती है, उससे पहले नहीं थी। यही तर्क देते हैं शुक्ल जी और दे करके जो है पल्लव को महत्व देते हैं, झरना को नहीं। फिर कहते हैं कि आचार्य शुक्ल का कोई भी सावधान पाठक यह पहचान सकता है कि उनकी पदावली में धूमधाम का प्रयोग उच्चतम प्रशंसा अनुशंसा का सूचक है। अब धूमधाम का दिए, धूमधाम का मतलब होता है कि उच्चतम आशंसा है, ठीक है। मिलाइए तुलसी के प्रसंग में जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली, यह उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। जब वो रामचरितमानस के बारे में भी लिख रहे हैं तो वहां भी लिखे थे कि धूमधाम से, ठीक है। तो धूमधाम से एक शब्द है जिसका वो मतलब बता रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की क्या होता है।
फिर आगे कह रहे हैं कि यूं इतिहासकार की दृष्टि से प्रकाशन अनुक्रम में अनुरूप पंत का पल्लव छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, न कि प्रसाद का झरना। अब इस दृष्टि से इस तरह देखा जाए तो शुक्ल जी जो है पल्लव को ही छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह मानते हैं, वो झरना को नहीं मानते। आगे बढ़े। प्रकाशन अनुक्रम की अतिरिक्त भी एक कारण है जिसका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल यहाँ नहीं करते, पर जो ज्ञात अज्ञात रूप में उनके उक्त निर्णय के पीछे कहीं रहा होगा, और वह है पल्लव की भूमिका। इस भूमिका में पहली बार एक नए काव्यानुभव को वैसे ही नए काव्य दर्शन का आख्यान करके पुष्ट किया गया। इस तुलना में झरना में कवि की कोई भूमिका नहीं है, यानी इसकी तुलना में पल्लव की भूमिका की तुलना में देखा जाए तो झरना में कवि ने कोई भूमिका नहीं दी, यानी उसकी तुलना करें तो उसमें एकदम नगड़े के बराबर भूमिका दिखाई देती है। बाद में सिर्फ 4-6 पंक्तियों का एक प्रकाशकीय निवेदन है, और बाद में झरना के अंतर्गत देखा जाए तो छोटी सी भूमिका 4-6 पंक्तियों की एक प्रकाशकीय निवेदन है, जिसमें दावा किया गया है कि नए ढंग के काव्य आंदोलन का आरंभ इस काव्य संग्रह से ही हुआ। जिसमें यह दावा किया जाता है, झरना में जो 5-6 लाइन का जो भूमिका लिखा गया है उसमें यह दावा किया जाता है कि नए ढंग का जो काव्य आंदोलन है, यानी छायावादी ढंग का जो काव्य आंदोलन है, उसका आरंभ इसी काव्य संग्रह से ही हुआ। जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य का आज छायावाद नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था, ऐसे ही लिखा है, उसका उल्लेख किया गया है। यानी जो झरना है, झरना का जो भूमिका बनी है, लिखी गई है, उसमें ऐसे लिखा गया है कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, आज के दिन जो है उसको छायावाद का नाम दिया जा रहा है, उसका प्रारंभ जो है प्रस्तुत संग्रह यानी झरना द्वारा ही हुआ था, ऐसा उसमें लिखा हुआ मिलता है। यो पल्लव की कविताएं और उसकी भूमिका मिलकर समुचे साहित्यिक वातावरण और उसकी व्यापक अनुभूति को एक नए बौद्धिक अभिनिवेश में संपन्न करती हैं। इससे छायावाद के संदर्भ में इतिहासकार शुक्ल की परिवर्तन विषयक मान्यता और पुष्ट होती है। इसी समझ से यह संभव होता है कि आलोचक छायावाद की व्यवहारिक काव्य व्याख्याता इतने तोषजनक रूप में कर सका है। अधिकतर 1930 के दशक में लिखित आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि आधुनिक काल के संदर्भ में पहुंचकर लेखक यूरोपीय साहित्य का एक विस्तृत, यद्यपि कि एक सांकेतिक ही, पर परिदृश्य खड़ा करता है, जैसे कि आदि तथा मध्यकाल के संदर्भ में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, काव्यशास्त्र तथा साहित्य का। इससे उसके ऐतिहासिक विवेचन में स्रोत, संपर्क और प्रभावों की समझ स्पष्टतर होती है। यही नहीं, लेखकों के साथ साथ यूरोपीय संगीतकार और कलावंतों पर भी नई प्रवृत्ति के संदर्भ में वह यथावश्यक टिप्पणी करता है। टॉलस्टॉय, हार्डी, शैली और मातरलिंग, गेट, वर्ड्सवर्थ, ये सब पाश्चात्य साहित्य, अंग्रेजी के कवि, लेखक, विद्वान, वायरन और मेरेडिथ, काउपर, बर्न्स, स्कॉट, व्हिटमैन, ग्रे, अनातोले फ्रांस जैसे अंग्रेजी, यूरोपीय, अमेरिकी रचनाकारों तथा विल्सर, ब्रैडले, डेमिल, रिचर्ड्स, आबरक्रॉम्बे, क्रोचे, फ्रायड जैसे आलोचक चिंतकों का उल्लेख शुक्ल जी सहज भाव से करते हैं, यानी इनका भी उन्होंने उल्लेख किया है और सहज भाव से किया, और इन लेखकों का वे नामोल्लेख भर नहीं करते, और केवल इनका नामोल्लेख ही नहीं कर रहे हैं, इनके वैशिष्ट्य और योगदान को भी भले संक्षेप में लिखते हैं, लेकिन रेखांकित करते चलते हैं। अन्यत्र तो आलोचक ने उस समय की एलियट और ई किमिंग्स जैसी नई नई उभरती आंग्ल अमेरिकी लेखकीय प्रतिभाओं का साधारण विवेचन किया। समुचे भारतीय परिदृश्य पर इतनी व्यापक आलोचकीय सजगता और विराट क्षमता अन्यत्र शायद ही कहीं मिले।
ऐसी वैशिष्ट से संपन्न इतिहास जहां पूरा होता है आलोचना और इतिहास की नई संभावनाएं खुलती हैं। इसलिए रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक कालक्रमिक वृत्त भर नहीं जो अधूरा रह जाए, वरन अपने में एक संपूर्ण रचना है। फिर नई रचनात्मक के उत्प्रेरित करती है। इस प्रवाहमानता का बड़ा कलात्मक संकेत और अंतिम वाक्य में आता है कि इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। ये लास्ट लाइन है हिंदी साहित्य के इतिहास यानी रामचंद्र शुक्ल के। कह रहे हैं ध्यान देने की बात है कि धारा के लक्षण से अनुप्रेरित यह अकेला संक्षिप्त सा वाक्य अपने में इतिहास का अंतिम अनुच्छेद भी है। फिर कहते हैं कि अंत में एक व्यक्तिगत प्रसंग 1989 की बात रही होगी। बाहर जाने की प्रसंग में दिल्ली पहुंचा हुआ था। अपने अस्थायी प्रवास स्थली त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी अब भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक हैं। यहाँ अपराह्न की तंद्रा थी कि बैठक में बुलावा आया। उधर गया तो देखा सुधाकर पांडे प्रधानमंत्री काशी नगरी प्रचारी सभा विराजे हैं। आरंभिक उपचार के बाद उन्होंने प्रायः आकस्मिक और यहाँ से ये जो भूमिका खुल करके यहाँ दिखाई दे रही है, ये भूमिका अब रामस्वरूप चतुर्वेदी की नहीं है। यहीं पर रामस्वरूप चतुर्वेदी की भूमिका समाप्त हो जाती है। अब ये भूमिका जो है शुक्ल जी की है। शुक्ल जी अब खुद जो है अपने इतिहास ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं। तो इनकी भूमिका हम अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ से हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पूरा बुक है रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखी गई है, इसका पूरा वाचन होगा। तो आप लोगों को जो है पूरे वीडियो, पूरा बुक, पूरी क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो इसके लिए आपको जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और शेयर भी करेंगे ताकि जो है और जो भी इसमें आपको कमी या जो भी और कुछ ऐड करने की या और कुछ विशेष गुण या और कुछ कमी या जो भी चीज़ें महसूस होती है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि वहाँ जो है हम सुधार कर सकें, उसमें और भी कुछ चीज़ें जोड़ सकें। तो ये मैं अपेक्षा करूँगा आपसे। इसके बाद जो है और जो भी चीज़ें आपको लगे इसमें संशोधन या सुधार की, तो उसे भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और मैं कमेंट आप सभी लोगों का अवश्य पढ़ूंगा, देखूंगा, और उस कमेंट के आधार पर जो है इसमें जो सुधार हो सकता है उसको किया जाएगा। संपूर्ण बुक का अध्ययन इस चैनल पर और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा, कराया जाएगा। तो अंत में बस इतना ही, और इसी बात से वीडियो को समाप्त किया जाता है, क्लास को समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां शुक्ल जी ने अपनी भूमिका लिखे हैं।